बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 15 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त का दिन हिस्टोरिकली अगर आप तारीख में जाएं तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन बहुत कुछ हुआ था। आज सिर्फ भारत का यौम आज़ादी नहीं है, बल्कि आज के दिन मैं आपको बता दूं कि अनऑफिशियली सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का आगाज आज के दिन के बाद हो गया था, जो कि आज के दिन तक किसी ना किसी शक्ल में आप देख रहे होंगे कि कोल्ड वॉर जो है वो जारी है। कहते रहे कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, वेस्ट जीत गया था, अमेरिका जीत गया था, सोवियत यूनियन हार गया था क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गई थी। लेकिन अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएं, क्या यूरोप, क्या मिडिल ईस्ट, क्या एशिया, हर जगह आपको ये न्यू कोल्ड वॉर रशिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान नजर आती है। और आज के दिन इस न्यू कोल्ड वॉर का स्टेटस है क्या, सब तमाम के तमाम रीजन्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कौन कहाँ खड़ा है, कौन पावरफुल है, कौन वीक है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूंगा, जूम आउट करके आपको पूरी पिक्चर में दिखा दूंगा। इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी। उस वक्त ये कोरिया था, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं था। हाँ, सोवियत यूनियन ने और अमेरिका ने, जब जापान ने कोरिया का कब्जा छोड़ा तो सोवियत यूनियन ने और अमेरिका ने कोरिया को आधा आधा बांट लिया था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दिन 15 अगस्त को ये जो 38th पैरेलल का एग्रीमेंट हुआ था सोवियत और अमेरिका के दरमियान, तो आज के दिन इनकी पावर स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इनकी लड़ाई, इनकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, कोरिया से ही स्टार्ट हो गई थी, कोरिया की आज़ादी से स्टार्ट हो गई थी। खैर, किम जोंग उन ने इसको सेलिब्रेट किया, इस दिन को सेलिब्रेट किया जब जापान से कोरिया को आज़ादी मिली थी। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बाद में जाकर बना था। 1948 की जो कोरियन वॉर है उसके बाद जाकर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऑफिशियली, अमेरिका ने कह दिया था कि ठीक है जनाब ये साउथ कोरिया है, और वो जो नॉर्थ कोरिया है वो चाइना और रशिया की जानिब से कह दिया गया था कि ठीक है ये नॉर्थ कोरिया है। और चाइना और रशिया और अमेरिका के दरमियान तीसरी जंग अजीम स्टार्ट होने लगी थी। कोरियन वॉर के दौरान ये आमने सामने आ गए थे, लेकिन फिर इनके दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया कि चलो भाई ख़त्म करो। इससे पहले कि जंग अजीम दोम से अभी दुनिया बाहर नहीं निकली तो तीसरी आलमी जंग न छिड़ जाए, तो इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बना दिया था। खैर, इनकी जंग आप देख रहे होंगे कि अभी भी जारी है। नॉर्थ कोरिया रशिया का साथ दे रहा है यूक्रेन जंग में यूरोप के खिलाफ, या फिर यूं कह लेंगे नेटो के खिलाफ, मगरिब के खिलाफ। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल आजकल यूक्रेन पर बरस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स नहीं है। 28 मिसाइल गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान 28 मिसाइल फायर किए गए, और खबरों के मुताबिक, यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक, ये नॉर्थ कोरिया के मिसाइल थे और इनमें से एक को भी यूक्रेन जो है वो मार गिराने में नाकाम रहा। नेटो कंट्रीज मार गिराने में नाकाम रहे। हालांकि यूक्रेन का सदर बहुत ज़्यादा मुतालबात कर रहा है, अमेरिका से बहुत ज़्यादा मुतालबात कर रहा है, इवन कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका पेट्रियट्स अगर नहीं दे सकता, अमेरिका के पास ख़त्म हो गए हैं, तो एटलीस्ट लाइसेंस ही दे दो यूक्रेन को। लेकिन अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को लाइसेंस भी नहीं दिए जा रहे। तो इस मैदान में, यूरोप के मैदान में, रशिया की फौजें आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं। रशिया की फौजें एक के बाद एक, जो यूक्रेन की सेटलमेंट्स हैं उनको रशिया की फौजों की जानिब से कंट्रोल भी किया जा रहा है, और एक के बाद एक रशिया यूक्रेन के अंदर सरप्राइजेस भी दे रहा है। ये किसको सरप्राइजेस दे रहा है? ये यूरोप को सरप्राइजेस दे रहा है, ये नेटो को, वेस्टर्न पावर्स को रशिया की जानिब से सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी इस फ्रंट पर मैंने आपको बताया था कि कुरियल आइलैंड्स का विजिट किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया जाता है अमेरिका की जानिब से, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका जो है वो बम गिराता है। यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका की जानिब से हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। और आज के दिन 15 अगस्त को जाकर जापान ने जो है वो सरेंडर कर दिया था, हथियार डाल दिए थे, शिकस्त हो गई थी जापान को जंग अजीम दोम में। और आज जापान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, और सनाए तकाइची
यहाँ पर मेमोरियल्स के ऊपर आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जापान की जानिब से भी इस दिन को एक यादगार के तौर पर मनाया जाता है, इसको एक ग्रेट वॉर के तौर पर जापान के अंदर मनाया जाता है। और जो भी मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो हैं वो गई थी अमेरिका के एटॉमिक हमले करने की वजह से जापान के अंदर, तो उनको खराज तहसीन पेश किया गया, खराज अकीदत पेश किया गया जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची की जानिब से। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका की जानिब से बम गिराए गए थे, और 8 अगस्त को रशिया ने ये जो कुरियल आइलैंड्स हैं इनको जापान से ले लिया था। यानी कि 6 अगस्त को बम गिरा, एटॉमिक बम गिरा, 9 अगस्त को एटॉमिक बम गिरा, और 8 अगस्त का दिन रशिया ने जो है वो जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। और ये जो कुरियल आइलैंड्स हैं इनको कब्जा लिया गया था रशिया की जानिब से, इनको कंट्रोल कर लिया गया था। और आज के दिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो कुरियल आइलैंड्स की टेंशन्स हैं वो आज के दिन भी जारी हैं, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट हुआ था जापान और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान, या फिर एलाइड पावर्स थी ना उस वक्त, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया वगैरह ये इकट्ठे थे, तो इनके दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसमें जापान ने इवन के कोरिया को भी छोड़ दिया था। लेकिन ये जो कुरियल आइलैंड्स हैं इनको जापान की जानिब से लिख कर नहीं दिया गया था कि हम ये भी छोड़ रहे हैं। जापान आज के दिन तक ये कहता है कि कुरियल आइलैंड्स हमारे हैं, और रशिया ने इनके ऊपर कब्जा किया था। और बड़े क्रिटिकल वक्त में कि जब 2 एटॉमिक बमों के दरमियान में था जापान, तो उस दिन 8 अगस्त को रशिया की जानिब से कुरियल आइलैंड्स को कंट्रोल किया गया था। लेकिन आज के दिन तक जापान कुरियल आइलैंड्स को अपना हिस्सा मानता है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जब दौरा किया गया तो जापान की जानिब से मैंने आपको बताया था कि एहतजाज किया गया, और अब भी जापान एहतजाज भी कर रहा है और अमेरिका को मदद के लिए भी बुला रहा है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन की भी मदद नहीं कर रहा, नेटो की भी मदद नहीं कर रहा, यूरोप की भी मदद नहीं कर रहा, और जापान की भी मदद अमेरिका की जानिब से नहीं की जा रही। बल्कि इस रीजन के अंदर जो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको भी मिडिल ईस्ट की जानिब अमेरिका ने मूव कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने मूव कर दिया है। तो ये मैदान यूरोप के मैदान की तरह जो एशिया का मैदान है, यहाँ पर भी वेस्ट बहुत वीक पोजीशन में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो नज़र आ रहे हैं, अमेरिका के इत्तेहादी बहुत वीक पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खुद अमेरिका बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा बिजी है। ईरान जंग में इतना उलझ गया है अमेरिका के तमाम फ्रंट्स अमेरिका की जानिब से इग्नोर किए जा रहे हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि आबनाए हुर्मज़ को मैं अमेरिका की टेरिटरी बनाऊंगा। बहुत जल्द आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका की टेरिटरी बनाया जाएगा। एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पर किस तरह की गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने और किस तरह की क्लैपिंग हुई है इसकी इस तकरीर पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. दोस्तों, वो आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फौजियों के दरमियान खड़े होकर, अमरीकियों के दरमियान खड़े होकर ऐसी ज़बरदस्त तकरीर की है कि तालियों की गूंज थी जनाब कि आबनाए हुर्मज़ अमेरिका की टेरिटरी बनने लगी है, क्योंकि अमेरिका आबनाए हुर्मज़ के अंदर जाकर डूब जाएगा। और आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका के फौजियों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाएगा। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं, उसका रियलिटी से आपको मालूम है कि दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो तालियां बजा रहे थे अमरीकी, इनको भी पता है, अमरीकी मीडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि अमेरिका की टेरिटरी नहीं है, बल्कि अमेरिका जाकर यहाँ पर फंस गया है, इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ये आबनाए हुर्मज़ जो है वो अमेरिकन टेरिटरी के अंदर ये शामिल कर लेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एडमिट किया गया कि जनाब महंगाई तो है और अमरीकी जो है वो बहुत ज़्यादा खमियाजा भी भुगत रहे हैं मेरी इस बहुत बड़ी गलती का, लेकिन
میں معافی نہیں مانگوں گا. آپ چاہے جتنی مرضی مہنگائی بڑھ جائے میں معافی نہیں مانگوں گا, کیونکہ یہ ہم سب کا مشن ہے. ہم نے اس خطرے کو مل کر شکست دینی ہے اور اس مشن میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, میرے سے معافیاں نہیں منگوانی. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing. But you could, if you didn't have, you'd be at, I had it down to below $2 in many states, but in California you can't include because they keep taxing. You lower the oil price and they end up taxing you more than what you lower it. But you just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world, and we're really doing a great job. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں معافی نہیں مانگوں گا. مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی تو ہے, آپ بہت زیادہ مہنگائی جھیل رہے ہیں, لیکن اب میرے سے معافی مانگنے کا نہ کہیں, کیونکہ میں پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہوں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں امریکی جو ہے وہ اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. نہ صرف امریکی بلکہ پوری دنیا اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ میرا ساتھ دیں, سارے امریکی مل کر میرا ساتھ دیں, تب میں ایران کو شکست دے سکتا ہوں. تو امریکی آپ کا کیا ساتھ دیں گے؟ آپ کے تو اتحادی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. سعودی عربیہ کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو گزشتہ دنوں سرپرائز دیا گیا نا, مکہ پیکٹ کی شکل میں امریکہ کو سرپرائز دیا گیا, امریکہ کو میسج دیا گیا سعودی عربیہ کی جانب سے کہ جناب آپ کی سیکورٹی کے اوپر ہم ریلائی نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ کی سیکورٹی کا بھانڈا تو ایران نے پھوڑ دیا نا کہ کتنی آپ کی سیکورٹی ہے, آپ کے اڈوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. ایران کی جانب سے ایک اور اتحاد بنایا گیا ہے جناب سعودی عربیہ کی جانب سے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے کنٹریز ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں بحرین بھی ہے, یمن, ترکیہ, سوڈان بھی ہے. یمن جو سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ ہے وہ ہے, اس میں صومالیہ بھی ہے, پھر پاکستان اور ترکیہ. ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ نے اتحاد بنایا ہے تو پاکستان اور ترکیہ آبویسلی اس اتحاد کے اندر شامل ہیں. پھر جارڈن بھی ہے, ایجپٹ بھی ہے. یہ اتحاد ہے کیا؟ ابھی تو ایک اتحاد بنا, اب اس اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے سعودی عربیہ کو؟ ریڈ سی کی سیکیورٹی, جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے, جو فریڈم آف نیویگیشن ہے, اس کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عربیہ کی جانب سے اتحاد بنایا گیا ہے. اتحاد تو بنا دیا گیا ہے, لیکن یہ اتحاد کرے گا کیا, کس حد تک جائے گا, کب جائے گا؟ کیونکہ حوثی مجاہدین کی جانب سے تو نہ صرف ریڈ سی کے اندر حملے جاری ہیں بلکہ سعودی عربیہ کے اندر حملے, اور جو الموخا کا پورٹ ہے اس پر بھی جو حوثی مجاہدین ہیں ان کے حملے جاری ہیں. اب یہ جو اتحاد بنا ہے یہ کب حوثی مجاہدین کے خلاف اس کی جانب سے کارروائیاں سٹارٹ کی جائیں گی, یا یہ بھی علامتی اتحاد ہے سعودی عربیہ کی جانب سے جو اتحاد بنایا گیا, یہ صرف ایک میسج دینے کے لیے اتحاد بنایا گیا ہے حوثی مجاہدین کو, ایک وارننگ ہے سعودی عربیہ کی جانب سے, اور امریکہ کو ایک میسج ہے کہ امریکہ یورپ کی طرح یا پھر ایشیا کی طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو امریکہ کی گرپ ہے وہ بہت کمزور پڑ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ امریکہ کی گرپ بالکل کمزور پڑ چکی ہے. یہ اینٹنی بلنکن بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, جو بائیڈن کا سیکٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں سے نکل گیا, امریکہ کی گرپ سے مڈل ایسٹ باہر نکل گیا. تو بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ سے باہر نکل جانا چاہیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ, میں نے آپ کو سنوا دیا کہ کس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ میں تو ابنائے ہرمز کو اپنی ٹیریٹری بناؤں گا. لیکن یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابنائے ہرمز کو لے کر بھی اس طرح کی باتیں ان کے درمیان چل رہی ہیں کہ جناب یہ عمان اور ایران کی ٹیریٹری ہے, اور عمان اور ایران کی ٹیریٹری کے طور پر اس کو تسلیم کر لینا ہمارے حق میں بہتر ہے. ورنہ جس جانب امریکہ اس جنگ کو لے جانا چاہ رہا ہے تو اس جانب جانا یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ افورڈ نہیں کرتے, جن کی اکانومی, جن کی جو ٹریڈ ہے, جن کی جو ٹورزم ہے, اس کا کیا حال ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے. وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اگر امریکہ اور آگے بڑھتا ہے تو جس طرح کی وارننگز ایران کی جانب سے دی جا رہی ہیں تو واپس آنے کا راستہ نہیں بچے گا عرب کنٹریز کے پاس. تو عرب کنٹریز کی جانب سے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, نہ صرف عرب کنٹریز کی جانب سے بلکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکی بھی یہ چاہتے ہیں, ڈیموکریٹس بھی یہ چاہتے ہیں,
जिनको डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स कहता है, तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये चाहते हैं और अमेरिकी ये चाहते हैं कि इस महंगाई के दलदल से हमें निकालो। ईरान को इकोनॉमिकली जकड़ने के चक्कर में हमारी गर्दनें कितनी बुरी तरह से फंस गई हैं, तो अमेरिकियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि सेंटकॉम का कमांडर आईडीएफ के चीफ के साथ मुलाकातें कर रहा है और गेम चेंजिंग स्ट्राइक पर मुशावरत की जा रही है कि ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए जिससे पूरी गेम चेंज हो जाए। तो इन्होंने, आपको मालूम है कि कई स्ट्रेटजीज इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी इनकी गेम चेंजिंग साबित नहीं हुई। तो अब इनकी जानिब से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लड़ाई जाएगी कि जो गेम चेंजिंग साबित होगी? फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो गेम चेंजिंग साबित हो ईरान जंग को लेकर। अगर ये ज़मीनी ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, खार्क के आइलैंड को कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं, या फिर पिकेक्स माउंटेन्स के ऊपर हमले करने की तरफ जाते हैं, तो कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो अमेरिका को उसके गोल्स तक नहीं पहुंचा सकती। जो गोल्स खैर अब तो तब्दील हो चुके हैं और अब नए हॉर्मस को खुलवाना आजकल इनका गोल है। मैंने जेडी वैंस की गुफ्तगू आपके साथ शेयर की थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिससे ये पूछा गया एंकर की तरफ से, जनाब गोल क्या है? तो इसने कहा अपनाए हॉर्मस को खुलवाना और अमरीकियों को महंगाई के दलदल से निकालना। ये अमेरिका का गोल है और ये गोल अमेरिका तब ही अचीव कर सकता है जब ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह, जिस पर फौजी पागल हो रहे हैं इब्राहिम लिंकन की तरह, अगर ये अपने तमाम फौजियों को मिडिल ईस्ट से निकालेंगे, तब ही अमेरिकी भी महंगाई के दलदल से निकलेंगे, मिडिल ईस्ट भी इस जंग के दलदल से बाहर निकलेगा। जब अमेरिका इस खित्ते से बाहर निकलेगा तो इन अरब कंट्रीज की जान जो है वो छूटेगी, वरना ये इत्तेहाद बनाकर, ये अलामती मैसेजेस देकर अरब कंट्रीज जो हैं वो इस दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक अमेरिका को निकाल बाहर नहीं करते, अमेरिका के अड्डों को ख़त्म नहीं करते। लबनान एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि सदरन लबनान पर इसराइल के इतने हमले जारी हैं कि दर्जनों शहादतें, बच्चों समेत दर्जनों शहादतें रिपोर्ट हुई हैं लबनान के अंदर। और लबनान के सदर, लबनान के प्राइम मिनिस्टर भी मजम्मत कर रहे हैं कि जनाब बड़ी मजम्मत कि अमेरिका के ऊपर हमने एतबार किया, इसराइल के साथ एक टेबल के ऊपर बैठ गया और इसराइल हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है। तो ये इसराइल टारगेट करता रहेगा, अपना कब्जा बढ़ाता रहेगा जब तक आप अमेरिका पर ट्रस्ट करते रहेंगे, यूक्रेन की तरह या जापान की तरह आप अमेरिका पर ट्रस्ट करेंगे तो फिर ये वारे का सौदा नहीं है। आपको तारीख से, माजी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने वालों का क्या हशर होता है। ये अगर हशर आपने देखना है तो आप जापान का हाल देख लें, या यूक्रेन का, यूरोप का, नेटो का हाल देख लें कि अमेरिका ने किस बुरी तरह से इसराइल की मोहब्बत में अपने इतने क्लोज एलाइज को छोड़ दिया है। जापान जैसा क्लोज एलाई, फिर नेटो कंट्रीज जैसा क्लोज एलाई अगर अमेरिका छोड़ सकता है इसराइल की मोहब्बत में, तो फिर आप क्या चीज़ हैं? आप तो ना नेटो के मेंबर्स हैं, ना नेटो प्लस के मेंबर्स हैं जापान की तरह। तो आपको तो अमेरिका इसराइल की खातिर जो है अमेरिका ने किस बुरी तरह से छोड़ा है वो तो नज़र आ रहा है, अरब कंट्रीज़ को भी नज़र आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अरब कंट्रीज़ इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक ये कोशिशें कामयाब होंगी अरब कंट्रीज़ की, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।